अब्बा अल्तमश अपने हाथों से निकल रहा है, समझ ही नहीं आ रही कि इसका करें क्या। कल रात फिर से नाजिम और उसके साथियों ने उस पर हमला किया। शुक्र है वहाँ साद और शम्स वक्त पर पहुँच गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। खालिद साहब उस वक्त जहांगीर खान के कमरे में बैठे कुछ देर पहले शम्स से पता लगने वाले वाक़ये को बता रहे थे। नाजिम शाह का दादा बख्तावर शाह बिला वजह की दुश्मनी पाले हुए है, उससे मिलकर बात करना होगी। सुहेल साहब बोले, उसे ज़मीन चाहिए जो मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगा। जहांगीर खान बोले, क्यों नहीं देंगे अब्बा, पहले ही एक बेटा खोया है, अब दूसरे को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। खालिद साहब टूटे लहजे में बोले, खालिद, जिस रास्ते पर तुम्हारा बेटा जा रहा है ना, हमारी इज्जत को डबो कर रहेगा। पहले मुझे लगता था कि वो मेरे कंट्रोल में ना सही पर मेरे खिलाफ भी नहीं है, पर अब वो साफ साफ मेरे खिलाफ हो गया है। इसमें बड़ा हाथ उस छोकरी का है। जहांगीर खान सोचते हुए बोले, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की कहीं से भी इस सब में मुलव्वस है। वो दोनों तो आपस में बात भी नहीं करते। तो फिर खालिद साहब सवालिया अंदाज में बोले, खालिद मियाँ, तुम वो नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। तुम्हें याद होगा, महीने भर पहले माजिद ने एक लड़की का जिक्र किया था जिसके पीछे अल्तमश ने नाजिम से लड़ाई भी की थी। जहांगीर खान खड़े होते हुए बोले, हाँ याद है, मगर उस सब का इस लड़की से क्या ताल्लुक। ये वही लड़की है जिस दिन की वो लड़की इस हवेली में आई है, पता नहीं क्यों खटक रही है मुझे। वो जिस तरीके से वो बात करती है वो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। वो चाय पीते हुए बोले, इसका मतलब अल्तमश उस लड़की को चाहता है और उसकी सुन रहा है। हो सकता है ये सब भी वही करवा रही हो। सुहेल साहब बोले, हो सकता है नहीं, ऐसा ही है। अल्तमश अचानक से उसके आने के बाद ही बदला है। वो वही कर रहा है जो वो लड़की बोल रही है। वो यहाँ खून बहा में आई है, पर लगता ऐसे है जैसे ये हवेली उसकी हो। जिस तरह अल्तमश हम सब से मुखालफत कर रहा है, वो उसे अपनी बीवी बनाने में देर नहीं लगाएगा। खून बहा में आई लड़की अगर हमारी बहू बन गई ना, तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कोई और नहीं होगी। गांव वालों पर, आसपास के गांव में कहीं हमारी इज्जत नहीं बचेगी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जहांगीर खान दोनों को देखते हुए बोले, ये सब तो हमने सोचा ही नहीं। अब इस मसले का क्या हल है? खालिद साहब परेशानी से बोले, एक ही तरीका है, उस लड़की को अल्तमश की नज़रों में गिराना पड़ेगा ताकि वो उसे अपनी बीवी बनाने के बारे में सोचे भी ना, और ये काम शम्स करेगा। मैंने उसे पैगाम भिजवाया है, आता ही होगा, फिर आगे का प्लान बनाते हैं। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोले, जी दादा जान, आपने बुलाया था? शम्स आस्तीने ऊपर चढ़ाते हुए बोला, बैठो। जहांगीर खान ने उसे सामने सोफे पर बैठने को कहा और फिर अपना प्लान बताना शुरू किया। व्हाट दादा जान, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। शम्स सुनते ही फौरन बोला, शम्स, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा वरना हम तुम्हारी शादी अरीशा से नहीं कराएंगे। जहांगीर खान संजीदा अंदाज में बोले, दादा जान, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वो फ़ौरन अपने दिफा में बोला, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा वरना तुम जानते हो मैं अपनी ज़ुबान का बहुत पक्का हूँ। जहांगीर खान ने एक दफ़ा फिर से कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, पर मैं किसी और से ये सब करवा सकता हूँ। शम्स बोला, ठीक है, मुझे कुछ दिनों में इसका नतीजा चाहिए। जहांगीर खान बोलकर अपने कमरे से बाहर निकल गए। लाला, आप वॉक पर जा रहे हैं? साद का फोल्ड करते हुए बोला, वॉक पर नहीं, अरसलान की कब्र पर जा रहा हूँ। अल्तमश उसकी तरफ देखकर बोला, क्या मैं भी चलूं? वो बोला तो अल्तमश ने सर हाँ में हिला दिया। दोनों बाहर की तरफ बढ़े। दोनों खामोशी से चल रहे थे। 20 मिनट की वॉक के बाद कब्रिस्तान आ गया। दोनों ने मिलकर फातिहा पढ़ी और दुआ मांगने लगे। अल्तमश ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो उसे अपना चेहरा भीगा हुआ महसूस हुआ। दुआ मांगते कब उसकी आंखें छलक पड़ी, उसे खबर भी ना हुई। दोनों काफ़ी देर वहीं बैठे रहे। ना चाहते हुए भी उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। साद, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चलते चलते अल्तमश एकदम रुक कर बोला, जी लाला, क्या पूछना है? साद उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, सोच कर बताना। जब अरसलान को गोली लगी थी, तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जो बहुत अजीब हो? अल्तमश ने पूछा। अजीब मतलब? वो नासमझी से बोला, मतलब क्या वाकई में गोली रूहान से लगी थी? अल्तमश के जहन में कल रात से ये सवाल गर्दिश कर रहा था। हाँ लाला,
गोली रोहान की गन से ही चली थी और वहाँ पर किसी और के पास गन नहीं थी, और वो गन शम्स की ही थी जिसे रोहान ने किक मारकर उससे छीन लिया था। फिर रोहान ने गोली चलाई जो अरसलान को लगी। वो सारा वाकया दोबारा से बताने लगा। ठीक है, चलो चलते हैं। अल्तमश ने अपना माथा मसला। लाला, आपको क्या लगता है रोहान बेकसूर है? साद उसके सवाल से मतलब निकालते हुए बोला। पता नहीं साद, वो कसूरवार है या नहीं, मुझे कुछ कंफर्म नहीं। मुझे लगता है हमने बहुत जल्दबाजी में उसको और उसके घर वालों को सज़ा दे दी है। हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए थी। रोहान मेरे पास फार्म हाउस में कैद है। कल मैं रात को उससे मिलकर निकला था। कल से बेचैनी हो रही है। कल पहली दफ़ा उसे देखकर एहसास हुआ जैसे अरसलान सामने बैठकर शिकवा कर रहा हो कि लाला आप सही नहीं कर रहे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। वो अपना माथा मसलते हुए बोला। उसकी आंखों में लाल डोरियां उभरी। लाला रिलैक्स, इतना स्ट्रेस ना ले। आपने कुछ गलत नहीं किया। रोहान ने ही अरसलान का कत्ल किया था और आपने बस उसे उसके किए की सज़ा दी है। साद उसकी हालत देखकर बोला। पता नहीं साद क्या हो रहा है, हर तरफ सवालिया निशान नज़र आते हैं। वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोला। तो अपनी तसल्ली के लिए किसी को बताए बिना ही आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवा लेते ताकि आपका वहम भी दूर हो जाए। साद ने हल पेश किया। सोचता हूँ इस बारे में। चलो बहुत देर हो रही है, हवेली चलते हैं। मुझे आज एक काम से शहर भी जाना है। वो अपने चेहरे पर हाथ फेर कर बोला तो दोनों हवेली की तरफ चल दिए। मकसद को हासिल करने की पहली खुशी मुबारक हो। सबका नाश्ता बनाने के बाद वो कमरे में आई तो अलमारी से हल्की सी आवाज़ आई जैसे किसी मोबाइल पर मैसेज की बीप हो। अपने आप को लानत मलामत करते उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके जल्दी से मोबाइल निकाला। सामने लिखे अल्फाज ने उसे उलझा दिया। ओह, तो तुमने अपना काम कर दिया। वो मुस्कुराते हुए चमकती स्क्रीन को देखते बोली। जोया बाजी। इससे पहले कि वो मोबाइल अलमारी में रखती दरवाज़ा खोल कर आती नजमा बोली। झट से मोबाइल को अपने दुपट्टे के पीछे छुपाकर उसने हाथ कमर पर बांधकर नजमा की तरफ रुख किया। बाजी जल्दी चलें, आज तो बड़ी मालकन बड़े गुस्से में है। वो बोल रही हैं कि जोया को बोलो उनके कमरे की अच्छी सी सफाई करे और साथ में उनके कपड़े इस्त्री करे। नजमा जल्दी जल्दी साइमा बेगम का पैगाम सुनाने लगी। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। जोया अपने आप को संभाल चुकी थी। नजमा अपना परांदा हिलाते हुए पलट गई। शुक्र है बच गई। वो लंबा सांस लेते हुए खुद से बोली और पलटकर मोबाइल को ऑफ किया। उसे छुपाकर जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भागी। वो चलती हुई साइमा बेगम के कमरे में आई पर वो वहाँ नहीं थी। तभी दरवाजे से नजमा आई। उसे अरीशा के कमरे की तरफ जाने का बोला तो वो चुप करके ऊपर अरीशा के कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई उसकी नज़र बेड पर सामने पड़े बहुत सारे कपड़ों पर पड़ी। वहीं दूसरी तरफ साइमा बेगम साथ ही अलमारी से और कपड़े निकाल रही थी। वो एक पल को रुकी और पलटकर जोया को देखा जो घिसे उड़े रंग वाले कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, और उसकी यही खूबसूरती अब साइमा बेगम के दिल के अंदर डर बिठा गई थी। ये मेरी बेटी अरीशा के कपड़े हैं। वो अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं है। वो महलों में पलने वाली लड़की है। तुम इन सब कपड़ों को इस्त्री करो। आज रात तक मुझे उसके हॉस्टल में ये सब पहुँचाना है। इस्त्री करके ये जूते, कपड़े, ज्वेलरी, शालें सब ब्रीफ केस में पैक कर देना। वो साथ साथ उसे हिदायत दे रही थी और साथ ही चीज़ें भी निकाल रही थी। जोया चुप करके बेड की तरफ बढ़ी और कपड़ों को साथ पड़ी टोकरी में डालने लगी। लड़की, मैंने देखा है जब से तुम आई हो बीजी की बेटी के कपड़ों में फिर रही हो। ये अरीशा के कुछ कपड़े तुम ले लो। वैसे भी मेरी बेटी को ये रंग पसंद नहीं। वो मुझे बोल कर गई थी कि किसी गरीब को दे देना। अब इस हवेली में तुमसे ज़्यादा गरीब और बेमौल कौन हो सकता है। ये लो। साइमा बेगम ने तन से भरे लहजे में कहा और साथ ही 3 सूट उसकी तरफ उछाले। जोया ने शौक से अंदाज में अपने चेहरे पर पड़ने वाले कपड़ों को हटाया। माफ़ कीजिएगा साइमा बेगम साहिबा, पर आप जैसे अमीरों से ये 4 टुकड़े लेने से अच्छा है मैं किसी गरीब से भीख में कपड़े ले लूं। माफ़ कीजिएगा साइमा बेगम साहिबा, पर आप जैसे अमीरों से ये 4 टुकड़े लेने से अच्छा है कि मैं किसी गरीब से भीख में कपड़े ले लूं। जोया ने नहूसत से कहते ही हाथ में पकड़े कपड़ों को ज़मीन पर फेंका। तुम खुद को समझती क्या हो? 2 टके की मामूली सी लड़की, मुझे जवाब दोगी तुम? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम साइमा बेगम को इनकार कर सको। वो जोया के बाल अपने हाथ की मुट्ठी में भींच कर बोली। मेरी क्या औकात है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर आप शायद किसी खम में हैं।
इस हवेली की चाहे आप बड़ी बेगम क्यों ना हो, पर अपने शोहर के सामने तो आपकी औकात भी ज़रा बराबर नहीं। जोया तमस्कराना अंदाज में बोली तो साइमा बेगम के हाथ एक पल को थरथराए। मैं तो अपने शोहर के साथ रहती हूँ, इस हवेली की बड़ी बेगम भी हूँ, 2 बेटों की माँ हूँ। जब भी गांव में जाऊँ सब इज्जत से निगाहें झुका लेते हैं। और तुम क्या हो, खून बहा में आई हुई गरीब लड़की, जिसकी सारी जिंदगी इसी तरह हवेली की कमतर नौकरानी बनकर यूं ही गुजर जाएगी। ना कभी शोहर की बीवी बन पाओगी और ना माँ। इससे बुरा रोग क्या लगेगा। मुझे शोहर चाहे जैसा भी मिला हो, कमरे में ना सही बाहर तो इज्जत देता है ना। वो भी तंज का जवाब भरपूर तंज से देते हुए बोली। अभी भी जोया के बाल उनकी मुट्ठी में थे। जोया ने इतने कड़वे अल्फाज सुने तो अपनी आंखें बंद की, आंसुओं का गोला अंदर ही उतारा, और जब आंखें खोली तो लाल डोरियां तैर रही थीं। वो साइमा बेगम की आंखों में आंखें डालकर बोली, आप किस दुनिया में रह रही हैं? कभी अपने बेटे अल्तमश की आंखों में झांक कर देखा है? उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत नजर आती है। एक इशारा करूँ ना तो कल ही वो मुझे अपनी बीवी बना ले। और कभी गौर से देखा है, जब सबके सामने वो मेरे दिफा में खड़ा होता है, उसकी आवाज़ में मेरे लिए फ़िक्र, तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त सब महसूस होता है मुझे। कभी आपके शौहर ने यूं दिफा किया आपका? वो तंजिया अंदाज में बोली। चुप, तुम किसी खुश फहमी में मत रहना। वो मेरा बेटा है, साइमा बेगम का बेटा है। वो तुझ जैसी लड़की को बीवी बनाने से पहले अपनी माँ की मैयत देखेगा। वो मैं ये मौका आने ही नहीं दूंगी। बहुत जल्दी उसकी शादी कर दूंगी अपने बराबर वालों में। तुझसे 1000 दर्जा खूबसूरत लड़की से अपने बेटे की मैं शादी करवाऊंगी। तेरी सारी गलत फहमी ये धुल कर रह जाएगी। साइमा बेगम बोली और आखिर में उसे झटका देकर ज़मीन पर गिराया। जोया का सर फर्श से जा लगा। ये सब काम ख़त्म करो, वो बोलकर उसके पाँव पर अपना पाँव रखते कमरे से बाहर निकल गई। मामा, ये हवेली वाले कितने बेहिस हैं। वो अपना पाँव पकड़कर सहलाते हुए बोली। उसे पहले लगा था कि साइमा बेगम अच्छी खातून है, पर शायद वो गलत थी। अपने आप को संभाल कर वो खड़ी हुई और कपड़े टोकरी में डालकर इस्त्री वाले एरिया की तरफ चली गई। ये सब क्या है? छोड़ो, छोड़ो मेरे पोते को। जहांगीर खान की आवाज़ हवेली में गूंजी। सबके सब हॉल में इकट्ठे हो गए। देखिए खान साहब, ये अरेस्ट वारंट है। आपके पोते को अपनी गर्लफ्रेंड को हमला करने के बाद कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है। एसपी बोला। क्या बकवास है दादाजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। माजिद चीखा। उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। जोया इतना शोर सुनकर नीचे आई तो सामने ये सब हो रहा था। ये सरासर झूठा इल्ज़ाम है। मेरा पोता एसपी ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़रूर किसी ने जानबूझकर ये सब करवाया है। जहांगीर खान आगे बढ़े। खान साहब, ये सब बातें तो अब थाने में जाकर ही होंगी। हमें ऑर्डर है मिस्टर माजिद को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। और हम ये सब बेबुनियाद नहीं बोल रहे। हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं, जो कि मरहुमा की छोटी बहन और भाई ने आज सुबह ही जमा करवाए हैं, और साथ में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। एसपी हथकड़ी माजिद के हाथों में पहनाते हुए बोला। हम नहीं मानते जब तक अपनी आंखों से सब सच ना देख लें। आप एविडेंस यहीं मंगवाएं। मेरा भाई थाने नहीं जाएगा। अल्तमश इतना शोर सुनकर कमरे से निकलकर नीचे आया था। तभी एसपी के अल्फाज कानों में पड़े। वो एसपी तक आते हुए बोला। देखो अल्तमश, तुम मेरे दोस्त हो, पर अभी फ़िलहाल मुझे अपनी ड्यूटी करने दो। तुम मेरे साथ थाने चलो, अपनी आंखों से सब देख लेना। एसपी अरहम बोला। बिना किसी की सुने वो माजिद को हवेली से बाहर ले गया। अगले कुछ मिनट तक माजिद मुजरिम बनकर पुलिस वैन में बैठ चुका था। पीछे अल्तमश, जहांगीर, खालिद, सुहेल, रफ़ाकत सबके सब गाड़ी में बैठे थाने की तरफ बढ़े, जहाँ जहाँ से वैन गुजर रही थी। सारे गांव वाले हैरानगी से देख रहे थे। हज़ारों तरह की चैमिगोइयाँ शुरू हो चुकी थी। वाह भाई वाह, जीते रहो, दिल खुश कर दिया। जोया भागते हुए अपने कमरे में आई और घूम घूम कर डांस करने लगी। जल्दी से मोबाइल निकालकर हाजिम को मैसेज किया और दोबारा से गोल गोल घूमने लगी। घूमते घूमते जब वो थक गई तो वहीं पलंग पर लेट गई। जहांगीर खान, खालिद खान, आज भरी दुनिया के सामने तुम सबकी इज्जत का जनाजा निकला है। बाबा फिक्र मत करो, ये तो अभी शुरुआत है। जोया अहमद का बदला इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं होगा। अब तो हर दूसरे दिन तुम्हारी इज्जत के जनाजे उठेंगे, जिनमें बैन नहीं होंगे बल्कि तुम्हारे गरूर की खाक होगी। तुम जल्द ही
बहुत जल्द तुम सबको अपने कदमों में झुकाऊंगी, जैसे तुम सब ने उन्हें झुकाया था। उन्होंने भी तो भीख मांगी थी ना, पर किसी ने नहीं सुना। तो जोया अहमद भी किसी की नहीं सुनेगी। वो हंसते हंसते खुद से बोल रही थी, साथ ही आंखों के किनारों से आंसू बह निकले थे। अगर उस वक्त उसे कोई देख लेता हवेली में तो पागल तस्वुर करता, एक ऐसा पागल जो पिछले 14 सालों से हजारों दफ़ा इस दिन का तस्वुर किया करता था। न जाने ऐसे कौन से जख्म थे जो आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल होने की बजाय जहर की तरह पूरे बदन पर फैल रहे थे। एसपी और हमने सबको एक वीडियो दिखाई जिसमें माजिद की गाड़ी एक तरफ खड़ी थी और सामने उसके इशारा करने पर चलती हुई रुबीना पर गोली चली थी। ये वीडियो देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि माजिद बेगुनाह है। और हम ये वीडियो एडिट भी तो हो सकती है। अल्तमश वीडियो को देखकर फ़ौरन बोला, हो सकती है, बिल्कुल एडिट हो सकती है। इसी शक की बेस पर हमने मरहुमा का मोबाइल चेक किया जिसमें आखिरी कॉल इन्हीं के नाम की थी और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक आपके भाई का उस लड़की से बहुत गहरा और पुराना ताल्लुक़ है। बहुत जल्द उन दोनों की बातों की रिकॉर्डिंग्स हमारे हाथ में होंगी। हमें इनके मोबाइल में दोनों के मैसेजेस भी मिले हैं, ये देखें। और हमने मोबाइल अल्तमश के सामने बढ़ाया। वो आहिस्ता आहिस्ता सारे मैसेजेस पढ़ने लगा। जहांगीर खान ने गुस्से से भरी आंखों से माजिद को देखा जो अब मुजरिमों की तरह नज़रें झुकाए खड़ा था। और हम माजिद खान अगर मुजरिम है ना तो उसकी सज़ा इसे ज़रूर मिलनी चाहिए। तुम्हें पूरी इजाज़त है, एक मासूम के कत्ल की सज़ा दिलवा कर रहो। अल्तमश मोबाइल टेबल पर रखते हुए उठ खड़ा हुआ। बाकी किसी ने कुछ नहीं बोला। अब बोलने के लिए कुछ रहता ही नहीं था। सब उठकर बिना माजिद की तरफ देखे बाहर निकले। जब खालिद साहब माजिद के करीब गए, अगले 24 घंटों के अंदर अंदर तुम रिहा हो जाओगे, फिक्र मत करना, वो बोलकर बाहर की तरफ बढ़े। और हम एक मुजरिम को सज़ा दिलवाने के लिए अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो एक कॉल कर लेना, अल्तमश ने मजबूत लहजे में कहा और माजिद की तरफ देखा जो खूनख्वार नज़रों से उसी को देख रहा था। दिल में उसके लिए नफ़रत 1000 गुना और बढ़ी। अल्तमश मुड़ा और बाहर निकल गया। सालों की इज्जत को कचरे में डाल दिया। पहले तुम्हारा ये बेटा मेरे खिलाफ गया, गांव वालों के दिल से खौफ ख़त्म करवाना चाहा, और अब वो माजिद नए गुल खिला कर आ गया। जहांगीर खान सोफे पर ढह से गए। मुझे तो समझ नहीं आता कि माजिद को उस लड़की को कत्ल करवाने की क्या ज़रूरत थी। पैसे मुंह पर मारता तो काम ख़त्म हो जाता सारा। खालिद साहब गुस्से से बोले, कभी भी कुछ भी कहो खालिद, तुम्हारे लड़के अब तुम्हारे हाथों से निकल चुके हैं और साथ ही इस हवेली की इज्जत का कचरा कर चुके हैं। जहांगीर खान बोले, कुछ भी हो, 24 घंटों के अंदर अंदर मुझे माजिद को जेल से निकालना है। खालिद खान एक आज़म से बोले, वाह अब्बा वाह, क्या कहने हैं, आप अभी भी लाला को बाहर निकालना चाहते हैं? होश करें अब्बा, वो एक कातिल है, एक लड़की को कत्ल किया है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अल्तमश खालिद खान की बात सुनकर गुस्से से बोला, कत्ल, उसे सज़ा दिलवाने से ज़्यादा अहम इस ख़ानदान की बरसों की कमाई गई इज्जत है। अभी तो ये बात गांव में फैली है, अगर 4 और गांव में फैल गई ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और शर्म करो, सगा भाई है वो तुम्हारा। खालिद साहब भी चिल्लाए, काश आपने उन्हें गरूर तकब्बुर सिखाने से ज़्यादा औरत की इज्जत करना सिखाई होती, तो आज वो भाभी के होते हुए यूं किसी गैर लड़की को बिना निकाह के माँ ना बनाता और ना उसका कत्ल करता। क्या ये बात घटिया नहीं है? वो तरकी बतरकी बोला। दूर खड़ी आयला अपनी आंखों को पोंछ रही थी। चुप करो तुम दोनों, चुप करो तुम दोनों, जो होना था हो गया, अब बस इस मसले का हल निकालो। जहांगीर खान गुस्से से चिल्लाए, जहांगीर खान साहब, हल निकल गया है, बस आप सुनने की हिम्मत रखिएगा। तभी पीछे से जोया की आवाज़ आई जो कि दुपट्टा सर पर जमाए मुस्कुराकर हाथ में बड़ी सी परात लिए चलकर उनके सामने उनकी तरफ आ रही थी। ये लीजिए हल। परात से एक वाइट कपड़ा हटाया तो सामने लाल रंग का दुपट्टा रखा था। सबने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। इस सब का क्या मतलब है? और तुम होती कौन हो हमारे मामलात में टांग अड़ाने वाली? सुहेल साहब धाड़े। जहांगीर खान साहब, कुछ वक्त पहले मेरे भाई के हाथों आपका पोता मरा था, तो आपने इस गांव के सरबराह होने की हैसियत से खून बहा का ऐलान किया था। आज सेम आपके पोते ने एक कत्ल किया है, तो असूल के मुताबिक अब बारी आपकी है। अपनी पोती को खून बहा में दें और मामला ख़त्म करें। जोया संजीदा अंदाज में बोली,
चेहरे पर पथरीले तासुरात। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी पोती के बारे में ऐसे बोलो। जहांगीर खान गरजते हुए सोफे से उठ खड़े हुए, उनका हाथ हवा में लहराया। इससे पहले कि जोया के चेहरे पर थप्पड़ पड़ता, अल्तमश ने उसे बाजू से खींचकर एक तरफ किया। जोया के हाथ से थाल गिर गया। क्या बकवास कर रही हो? वो दांत पीसते हुए बोला। वही जो सच है। अगर एक गरीब की लड़की खून बहा में दी जा सकती है तो हवेली वालों की क्यों नहीं? क्या इज्जत सिर्फ अमीर की होती है? रिवायात बनाई गई है ना, तो बराबर की बनाई। और वो भी अपना बाजू छुड़वाते हुए चीखी, इस लड़की को मेरी आंखों के सामने से हटाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। जहांगीर खान चिल्लाए। जहांगीर खान साहब, अपनी पोती पर बात आई तो दिल फटा ना। तो सोचें, किसी की बेटी पर जब ऐसा वक्त आता होगा तो उसके माँ बाप का दिल कैसे फटता होगा, उन्होंने कैसे सहा होगा। बड़े आए वडेरे, मुझे तो आज तुम सब पर तरस आ रहा है। इज्जत का ऐलान करने वाले आज पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हो गए। थू है तुम सब पर। वो तंजिया अंदाज में बोलकर वहां से निकल गई। पीछे जहांगीर खान अपना सर पकड़कर सोफे पर ढह गए और कुछ पलों में ही बेहोश हो गए। जहांगीर खान का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अगर वक्त पर दवा ना मिलती तो उन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता था। अल्तमश अभी अभी उन्हें सुलाकर गार्डन में आया था। धुंध ने आसमान को ढक लिया था। आज का इतना थका देने वाला दिन गुजर चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता घास पर चल रहा था। अपने आसपास जोया के कहे गए अल्फाज गूंजते महसूस हो रहे थे उसे। चाहे उसके अल्फाज सख्त थे पर सच थे। वो चलता हुआ सामने लगे वाइट झूले पर आन बैठा, अपना सर पीछे की तरफ गिरा दिया। इन दिनों में जो भी उसके साथ हो चुका था वो अच्छे भले इंसान को भी हिला कर रख देता, और वो भी जहनी तौर पर काफ़ी मुतासिर हुआ था। जोया रोज़ सबके सो जाने के बाद बाहर वॉक करने जाती थी और ये आदत उसकी बचपन से थी। वो रात को 1 घंटा ज़रूर वॉक करती। अभी भी अपने गिर्द दुपट्टा फैलाए वो गार्डन में आई। सर्द हवा एक पल को थरथराहट पैदा कर गई, पर वो इग्नोर करती दुपट्टे को जोर से लेते आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। अल्तमश को किसी के होने का एहसास हुआ तो सामने की तरफ देखा। वो चलकर आ रही थी। जोया भी यूं बेवक्त उसे देखकर रुक गई। अल्तमश खामोश नज़रों से उसे देखने लगा, फिर सांस खींचकर दोबारा से सर पीछे गिरा दिया। जोया ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ी और चुप करके उसके बराबर बैठ गई। अल्तमश ने उसे अपने साथ बैठे महसूस किया तो उसी अंदाज से चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। आई एम सॉरी, मुझे वो सब आपकी बहन के बारे में नहीं कहना चाहिए था। चाहे जो भी हो, वो भी मेरी तरह लड़की है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जोया अपने हाथ मसलते हुए बोली। तुमने कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल सच बोला। वो बस इतना ही बोला और सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी मासूम की आह नहीं लेनी चाहिए। मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हवेली को तुम्हारी आह लग गई है। तुम्हें दिए गए हर जख्म का बदला खुदा अब ले रहा है। तुम्हारी आंखों से निकले आंसू अब सब पर गिर रहे हैं। वो सामने देखते हुए बोला। जोया हकदक उसको सुन रही थी। तुम्हें पता है, मैं चाहे कितना बुरा हूँ, पर मैंने खुद से वादा किया था कि कभी जिंदगी में अपने बाप दादा या भाई जैसा नहीं बनूंगा। पर जोया, मैं बन गया। मैंने तुम पर हाथ उठाया। वो नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला। नहीं मिस्टर खान, आप बुरे इंसान नहीं हैं। जोया उसकी तरफ देख कर बोली। आज जब तुमने बोला ना अपनी बहन को खून बहा में दो, खुदा की कसम जोया, दिल सच में फट गया था। ये सोच ही जानलेवा थी। सोचा जब उसका कोई कसूर ही नहीं तो क्यों उसे खून बहा में दिया जाए। वो तो मासूम है, कसूर तो लाला का है, तो सज़ा भी उन्हें मिलनी चाहिए। फिर झट से तुम्हारा ख्याल आया कि तुम्हारा क्या कसूर था, तुम्हें क्यों खून बहा में लिया गया, एक ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी क्यों दी गई। ये सब सोचकर खुद पर शर्म आई। अगर उस पर यह जुल्म नहीं हो सकता तो तुम पर क्यों हुआ। वो टूटे लहजे में बोला। आप ज़्यादा मत सोचें, बाहर सर्दी है, अंदर जाएं। जो हो गया उस बारे में सोचकर खुद को परेशान मत करें और ख़ुद को कसूरवार ठहराना छोड़ दें। जोया उसका दर्द अपने अंदर महसूस कर रही थी और जिस टूटे हुए लहजे में वो बोल रहा था, जोया को अपने अंदर कुछ टूटा महसूस हुआ। वो अपनी हालत से घबरा कर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अभी वो 2 कदम ही चली थी जब उसकी कलाई अल्तमश के हाथ में थी। वो खड़ा हुआ। मुझे माफ़ कर दो जोया, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। अल्तमश उसकी तरफ देखते हुए बोला। जोया ने पलट कर उसे देखा।
अल्तमश ने उसे हल्का सा अपनी तरफ, वो सीधी उसके सीने से जा लगी। I'm sorry जोया, I'm really sorry। जोया हवन्नकों की तरह खड़ी थी, उसे बिल्कुल समझ ना आया। I'm sorry, वो एक बार फिर बोला। जोया को अपने कंधे पर गीलापन महसूस हुआ। वो बेआवाज़ रो रहा था। वो हट्टा कट्टा इंसान उसके सामने रो रहा था। जोया का दिल डूब कर उभरा। उसने बेसाख्ता उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए। ना जाने कहाँ से उसकी आंखों में भी चुपके से आंसू निकले। काफ़ी समय खामोशी से गुजर गया। अल्तमश को अपनी बेसाख्ता हरकत पर हैरानगी हुई। वो अलग हुआ। चटक करके खूबसूरत लम्हा टूटा। जोया अपने आंसू साफ करने लगी और इधर उधर देखने लगी। अल्तमश ने अपने चेहरे और बालों पर हाथ फेरे। मैं चलती हूँ, वो बोलकर अंदर की तरफ भागी। अपने यूं अचानक अमल पर अल्तमश ने खुद को झड़का और अंदर की तरफ बढ़ गया। बहुत कुछ वो अपने दिमाग में तय कर चुका था। अब जाने वो पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जोया अपने कमरे में आई तो सामने बीजी खर्राटे भर रही थी। वो सीधी वॉशरूम में चली गई, अपने चेहरे पर खूब सारा पानी मारा और लंबे लंबे सांस लेने लगी। ये सब क्या था? ये कैसा एहसास था? उसके रोने से मेरी आंखों से क्यों आंसू झलके? क्यों उसका टूटा हुआ लहजा मुझे चुभा? मैं तो इस हवेली के हर फर्द से नफरत करती थी। जोया, क्या इस नफरत में एक दिन भी तुमने अल्तमश से नफरत की? उसके अंदर से आवाज़ आई। नहीं। बेसाख्ता उसके मुंह से अल्फाज अदा हुए। क्यों हाजिम के आगे तुम उसकी तरफदारी करती हो? क्यों उसकी आंखों में आए आंसू तुम्हें तकलीफ देते हैं? हालांकि ये सब तो तुम्हारा ही प्लान था ना। तुम अब क्यों कमज़ोर पड़ रही हो? अंदर से आवाज़ें आना शुरू हुई। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब बकवास है। मैं हाजिम की मंगेतर हूँ। वो अपने आप को समझाने लगी। ओ बीबी, उसकी मंगेतर थी, अब अल्तमश खान के निकाह में हो तुम। एक दफ़ा से फिर दलील आई। बकवास, ऐसा निकाह कि जिसके कोई मायने नहीं। वो दोबारा से अपने चेहरे पर पानी मारकर कमरे में आई और पलंग पर लेट गई। एक दफ़ा फिर अपने आसपास अल्तमश के अल्फाज की बाज़गश्त महसूस होने लगी। अपने सर को झटक कर वो सोने की कोशिश करने लगी।